जोहान्सबर्ग 2025 अफ्रीकी धरती पर G20 का पहला शिखर सम्मेलन। सुनने में तो ये एक ऐतिहासिक जश्न जैसा लगता है ना? लेकिन असल में ये दुनिया के सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल ड्रामे का मंच बन गया। तो चलिए पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि असल में चल क्या रहा था। इससे अफ्रीका की पहली G20 मेज़बानी का महत्व कम नहीं होना चाहिए। ये शब्द हैं मेज़बान देश दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के। अब सवाल ये है कि उन्हें ऐसा कहने की जरूरत ही क्यों पड़ी? आखिर ऐसा क्या था जिसे बचाने की कोशिश हो रही थी? और इस पूरे ड्रामे का क्लाइमैक्स वो था एक ग्लोबल डिक्लेरेशन जिसे पास तो किया गया, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका की आपत्तियों को कह सकते हैं पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए। G20 जैसे मंच के लिए ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है और यही वो टेंशन है जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो चलिए पहले जरा सीन सेट कर लेते हैं। ये पहली बार था जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का ये ग्रुप G20 अफ्रीकी महाद्वीप पर मिल रहा था। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक पल था, लेकिन ये एक ऐसे समय में हो रहा था जब दुनिया पहले से ही कई तरह के तनाव से जूझ रही थी। अब G20 की ताकत को हल्के में नहीं लिया जा सकता। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये देश मिलकर दुनिया की लगभग पूरी इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हैं। तो जाहिर है इस ग्रुप के अंदर जरा सी भी अनबन या दरार की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। कागज पर तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। समिट की ऑफिशियल थीम थी एकजुटता, समानता और स्थिरता। ये बहुत ऊंचे लक्ष्य थे, लेकिन जैसा कि हम जल्द ही देखेंगे, इन ऊंचे आदर्शों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई बहुत बहुत गहरी थी। अब आते हैं उस हिस्से पर जो किसी भी बड़े इवेंट में सबसे ज्यादा मायने रखता है, गेस्ट लिस्ट। कौन कौन आया और उससे भी ज्यादा जरूरी कौन नहीं आया, क्योंकि कभी कभी खाली कुर्सियां भरी हुई कुर्सियों से कहीं ज्यादा शोर मचाती हैं। जोहान्सबर्ग में दुनिया भर के बड़े बड़े नेता तो पहुंचे थे। मेजबान रामाफोसा तो थे ही, उनके साथ ब्राजील के लूला डा सिल्वा और फ्रांस के मैक्रोन जैसे कई दिग्गज भी शामिल थे। लेकिन असली कहानी उन लोगों की थी जो वहां नहीं थे। और ये दो बड़े नाम थे, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। इन दो सबसे ताकतवर नेताओं का वहां न होना, इसने कमरे में एक ऐसा खालीपन पैदा कर दिया जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। मतलब साफ था, दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर्स के टॉप लीडर्स इस बातचीत से बाहर थे। तो सवाल उठता है कि उनके बिना किसी भी ग्लोबल मुद्दे पर कोई आम सहमति बन भी कैसे सकती थी? और यहीं से एकजुटता के उस वादे में दरारें साफ साफ दिखने लगीं। तो चलिए अब उन असहमतियों की तह तक जाते हैं जिन्होंने इस समिट को लगभग पटरी से उतार ही दिया था। तो अमेरिका ने तो ऑफिशियली इस समिट का बाइकॉट ही कर दिया। वजह बताई गई, दक्षिण अफ्रीका में श्वेत किसानों पर हो रहे कथित अत्याचार के आरोप। दिलचस्प बात यह है कि इन आरोपों को कई प्लेटफॉर्म्स पर पहले ही खारिज किया जा चुका था। तो जाहिर है सवाल उठने लगे कि क्या ये असली वजह थी या सिर्फ एक बहाना? फिर आया यूक्रेन का मुद्दा, जो एक और बड़ा टकराव का पॉइंट बना। एक तरफ अमेरिका था, जो शायद अपने देश में घटते सपोर्ट की वजह से एक खास पीस प्लान आगे बढ़ा रहा था। दूसरी तरफ थे G20 के ज्यादातर सदस्य, जिन्होंने इस प्लान को सिरे से खारिज कर दिया और उल्टा कीव के लिए अपने सपोर्ट को और मजबूती से दोहराया। इससे अमेरिका और भी अलग थलग पड़ गया। बात इतनी बढ़ गई कि व्हाइट हाउस में मेजबान देश यानी दक्षिण अफ्रीका पर सीधा सीधा आरोप लगा दिया कि वो अपनी प्रेसिडेंसी का इस्तेमाल एक हथियार की तरह कर रहा है। डिप्लोमेसी की दुनिया में ये बहुत बहुत गंभीर आरोप है। तो इन सब टकरावों, इन ऐतिहासिक पलों के बाद आखिर इस समिट की विरासत क्या है? क्या दुनिया ने वाकई ग्लोबल स्टेज पर एक नई आवाज का उठना देखा? तो इस पूरे घटनाक्रम से हमें क्या समझ आता है? देखिए, कुछ बातें तो बिल्कुल साफ हैं। पहली, G20 ने अमेरिका की मर्जी के बिना एक डिक्लेरेशन पास करके दिखा दिया कि वो अब एक तरफा नहीं चलेगा। दूसरे, इसने अफ्रीका को ग्लोबल स्टेज पर अपनी बात रखने का एक जबरदस्त मौका दिया। लेकिन हां, आगे का रास्ता काफी टेढ़ा है, क्योंकि अगली G20 प्रेसिडेंसी अमेरिका के पास जा रही है, जो एक कह सकते हैं विस्फोटक टकराव की जमीन तैयार कर सकता है। मेजबान देश दक्षिण अफ्रीका के नजरिए से देखें तो यह एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक जीत थी। इतने विवादों के बाद भी उनकी फॉरेन पॉलिसी के जो दो मेन पिलर थे, अफ्रीकन एजेंडा और साउथ साउथ कॉपरेशन, वो इस समिट में कामयाब रहे। तो आखिर में ये बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्या ये ग्लोबल गवर्नेंस में अफ्रीका की भूमिका के लिए एक टर्निंग पॉइंट है? क्या दुनिया वाकई एक नए मल्टीपोलर भविष्य की तरफ बढ़ रही है, जहां किसी एक देश की दादागिरी नहीं चलेगी? खैर, इसका जवाब तो
सिर्फ वक्त ही देगा।